हेलो गाइस, चालू करते हैं अपना एडीएस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर। यहां पर अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे वीडियोस खत्म हो जाएंगे, तो ध्यान देंगे। जब भी आप ये जो चैप्टर देख रहे हो, इसके लिए आपको एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा बैंकिंग का वीडियो एक बार और देख लेना। अगर आप बैंकिंग का वीडियो देखते हो तो ये चैप्टर आपको समझने में खासी दिक्कत नहीं जाएगी। चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। आई होप आपने 7th और 8th चैप्टर देख लिया होगा, तो आपको एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के बारे में थोड़ा नॉलेज जल्दी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है एक्सेस डिमांड और क्या होता है डेफिसिट डिमांड। सिचुएशन व्हेन एडी एग्रीगेट डिमांड, आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूरा नॉलेज है, मैंने 2 वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन द एस करस्पॉन्डिंग टू, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका मतलब कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, दैट इज देयर इज नो आइडल कैपेसिटी। इसका मतलब अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। क्या यूज करके? ध्यान से समझना, लेबर यूज करके। क्यों सर? क्योंकि वी आर ऑलरेडी एट व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और अगर जब भी मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लिखता हूं तो मैं लिखूंगा नो आइडल कैपेसिटी। इसका मतलब यहां पर एक्स्ट्रा लेबर ला ही नहीं सकते। यह ध्यान रखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे आपको एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब ध्यान से समझो, यहां पर एडी इज इक्वल टू एएस है, दैट इज ये जो पॉइंट है इसको अपन बोल सकते हैं ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कब है? यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। कहां पर है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। इसका मतलब ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है, ये जो इनकम है, ये जो इनकम है और ये जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये किस लेवल पर है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं जो आगे बताने वाला हूं, बहुत सारे रीजंस की वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। वो रीजंस अभी देखेंगे, लेकिन डिमांड बढ़ जाती है तो अब जो डिमांड हम एक्सपेक्ट किए थे उससे कहीं ज्यादा डिमांड आती है, तो हम सप्लाई कर नहीं पाएंगे। हम सप्लाई अगर नहीं कर पाएंगे तो इतनी डिमांड हमारी शॉर्टेज बन जाएगा। इतनी डिमांड हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और जब शॉर्टेज होता है या फिर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होती है, तो इसका मतलब सिचुएशन आ जाता है उस कंट्री में इन्फ्लेशन का। इसलिए उस गैप को, उस शॉर्टेज को, उस डिफरेंस को, पैरेलल डिफरेंस को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप से अपन उसको डिनोट करते हैं। अब आगे चलते हैं, ये इन्फ्लेशनरी गैप क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आया, ध्यान से समझना। सबसे पहला है राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भैया हो सकता है इंडिया में लोगों की खर्च करने की जो हैबिट है वो बढ़ गई है। सर खर्च करने की हैबिट क्यों बढ़ गई है? हाउस होल्ड एज ए कंज्यूमर हैबिट क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हो सकता है टैक्स में रिडक्शन आ गए हो, और अगर टैक्स रिड्यूस हो जाएगा तो हाउस होल्ड एज ए कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो खर्चा ज्यादा करेगा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सर फर्म और गवर्नमेंट क्यों एक्सपेंडिचर कर रहे हैं? मैं आपको सबसे पहले बताता हूं फर्म इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है। फर्म इन्वेस्टमेंट 2 रीजन से कर रही है। जो उनको जिस रेट पर इंटरेस्ट मिलता है बैंक से वो कम हो गया हो, इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है उनको कम पड़ रही है, या फिर जहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं वहां पर जो उनको रिटर्न है वो ज्यादा मिल रहा है, तो उन लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। तो 2 रीजन हो गए, लोन उनको सस्ते रेट में मिल रहा है, या फिर वो जहां इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं वहां रिटर्न ज्यादा है, इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा रही है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन है कि आने वाले बजट में उन्होंने यह प्लान किया था कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में, चाहे सोशल वेलफेयर हो चाहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, यह रीजन मानकर गवर्नमेंट चाह रही है एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या अटल आवास योजना, जो भी अलग अलग टाइप की स्कीम्स है इसमें उन लोग खर्चा करने वाले। अब खर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना, खर्चा करेंगे तो लोगों की इनकम जनरेट होगी, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो ये चारों कुल मिलाकर मनी का सप्लाई, वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं।
अब आगे चलते हैं, फॉल इन इंपोर्ट्स और राइज इन इंपोर्ट। अब ध्यान से समझना, राइज इन इंपोर्ट से और फॉल इन इंपोर्ट से एक्सेस डिमांड का क्या सीन है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से सुनना। अगर हम डोमेस्टिक गुड्स बना ज्यादा रहे हैं, प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा परसेंट उसको अगर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे ना, तो इसका मतलब उस गुड्स की डिमांड डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ चुकी है, इसीलिए हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। और हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे। इंपोर्ट नहीं कर रहे मतलब हम ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ रहे, हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की ही डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, हम बाहर से नहीं मंगवा रहे। और लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट बजट में, मैंने आपको पढ़ाया था सोर्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इसमें लिखा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। कभी कभी न्यू करेंसी प्रिंट करती है, जब भी आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करती है तो वो सर्कुलेट करती है कमर्शियल बैंक के थ्रू कंट्री में, इकोनॉमी में, और जिन जिन के पास करेंसी जाएगी, मनी सप्लाई वो लोग होल्ड करेंगे, वो रीजन बनेगा कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, या कमर्शियल बैंक की लोन अवेलेबिलिटी, या हमारी मनी सप्लाई, जो हम क्वांटिटी, जो स्टॉक ऑफ मनी होल्ड कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगा। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गया। तो सर इसका इंपैक्ट क्या आएगा? सर ज्यादा एक्सेस डिमांड दिक्कत है, कम एक्सेस डिमांड दिक्कत है, कब ऐसा होगा कि एक्सेस डिमांड में प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से इंपैक्ट है, व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ एक्सेस डिमांड, या व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। अब मैं आपको बताता हूं इफेक्ट ऑन आउटपुट। सबसे पहले सोचते हैं कि एक्सेस डिमांड है मतलब एडी इज ग्रेटर देन एएस। एएस को बढ़ा लेते हैं। सर एएस को नहीं बढ़ा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वी आर वर्किंग एट व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हमारे पास आइडल कैपेसिटी है नहीं, हम लेबर बुला सकते नहीं, इसीलिए हम आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगे। तो नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट एज वी आर ऑलरेडी वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नो चेंज इन आउटपुट, बिकॉज अगर हम एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं कर सकते तो फिर हम आउटपुट में भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप है, और जहां पर इन्फ्लेशनरी गैप होगा कंट्री में जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। तो यह है 3 इंपैक्ट एक्सेस डिमांड के, 7 रीजन एक्सेस डिमांड के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिसिट डिमांड। ध्यान से समझना डेफिसिट डिमांड को। डेफिसिट डिमांड जब एडी इज लेस देन दैट ऑफ एएस, अगेन आपको वर्ड याद रखना है, एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका मतलब नो आइडल कैपेसिटी। मैं फिर से लिख देता हूं। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से। एडी इज ग्रेटर देन एएस था मतलब हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते थे। क्यों? क्योंकि हम आइडल कैपेसिटी नहीं है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे देखो एडी इज लेस देन रेट ऑफ एएस है, इसका मतलब प्लानिंग टू प्रोड्यूस ज्यादा हो चुका है। और अगर प्लानिंग टू प्रोड्यूस ज्यादा हो चुका है तो हम एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कम होगा तो आउटपुट कम होगा। और अगर आउटपुट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो सप्लाई कम होगा, एंड सप्लाई विल लीड टू लो प्राइस। अब ध्यान से समझो, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एडी यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, यहां पर इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन दिक्कत यह हो गई बहुत सारे रीजंस की वजह से डिमांड कम हो गई। और अगर डिमांड कम हो गई तो जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो कम हो गई डिमांड। अब इसका यह मतलब है ये जो गैप है ना, हमारा कहला रहा है सरप्लस प्रोडक्शन या सरप्लस प्लानिंग टू प्रोड्यूस। और उस सिचुएशन में उस गैप को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। जहां शॉर्टेज था वहां इन्फ्लेशन हुआ, यहां पर सप्लाई है, एक्सेस स्टॉक अवेलेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। अब रीजंस क्या है? यहां राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहां फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां पर रिडक्शन इन टैक्सेस, यहां राइज इन टैक्सेस, मतलब इसकी वजह से लोगों को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो उनकी परचेजिंग पावर क्या हो रही है दोस्तों? कम हो रही है। अब डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखो हो सकता है जिस रेट पर उन लोग लोन ले रहे हो वो महंगा हो गया हो, और जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वहां का रिटर्न कम मिल रहा हो, इसलिए फर्म
पीछे खींच रही है अपना पैसा, तैयार नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वैसे ही डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो स्कीम पिछले साल उन्होंने लाई थी, जो प्रोग्राम्स वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लेके आए थे, ये सबसे उन लोग पैसा निकाल के किसी दूसरे प्रोग्राम में डाल रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम का जो इन्वेस्टमेंट है, ये सारे प्रोग्राम पर जो खर्चा है वो कम हो रहा है। इनका मतलब ये सारे रीजन बन रहे हैं, चौथे पॉइंट तक मैंने समझाया, ये सारे रीजन बन रहे हैं जिसकी वजह से मनी का सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कम। और मनी का सप्लाई कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, हम डिमांड कम करेंगे जितनी एक्सपेक्टेड थी। राइज इन इंपोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट। अब ध्यान से समझना, मैं इस पॉइंट को, 6 पॉइंट को यहां समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर प्रोडक्शन तो डोमेस्टिक जो नीड है वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके बाहर के गुड्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसका मतलब यह हो रहा है कि कंट्री में एक्सपोर्ट कम होने की वजह से डोमेस्टिकली गुड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब डोमेस्टिकली गुड्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन उसकी डिमांड कम है, तो डिमांड इज लेस देन दैट ऑफ सप्लाई हो गई, और उसी जगह पर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली प्लानिंग टू प्रोड्यूस ज्यादा हो गई। अब डिस्कस करते हैं इंपैक्ट क्या है। मैंने पहले ही बताया था, अगर हमारे पास आइडल कैपेसिटी नहीं है लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग टू प्रोड्यूस ज्यादा हो गया है, तो हम लोग प्रोडक्शन का प्लानिंग कम करेंगे, आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा और सप्लाई कम होगा। तो इफेक्ट ऑन आउटपुट, सबसे पहले तो मैं करूंगा रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैं लिखूंगा रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट लेवल, और अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा तो मैं यहां लिखूंगा रिडक्शन इन, क्या लिखूं दोस्तों, बोलो, रिडक्शन इन आउटपुट लेवल। और अगर सप्लाई ज्यादा है और डिफ्लेशन है तो भैया प्राइस क्या होगा, प्राइस लेवल कम होगा। ये हो गए अपने एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के इंपैक्ट, रीजन और उसकी मीनिंग और उसका ग्राफ। अब डिस्कस करते हैं सर इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाएगा। कंट्रोल करने के लिए आप एक काम करिए, टैक्स जो रेट आपके कम है, टैक्स रेट को बढ़ा दीजिए। आप क्या कर दीजिए, टैक्स रेट को बढ़ा दीजिए। टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा, परचेजिंग पावर कम होगी, और परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड कम होगी। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को सिर्फ प्रोडक्टिव जगह पर ही खर्चा करना चाहिए जिससे मनी सप्लाई एक टारगेटेड वैल्यू के अंदर रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है कि मनी सप्लाई को कमर्शियल बैंक को कम करना चाहिए। ये अपन थोड़े देर में ही समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं, हम डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को या कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हम लोगों को टैक्स रेट जो बहुत ज्यादा है, टैक्स रेट को करना चाहिए कम। परचेजिंग पावर बढ़ेगी क्योंकि रियल इनकम ज्यादा बच रही है, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। फिर मैं लिखूंगा गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने चाहिए दोस्तों, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा दोस्तों। और अगर मनी सप्लाई अगर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी बढ़ेगी। और लास्ट है बैंकों को मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। ये जो दोनों टॉपिक है अपन अभी शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं इसके बाद वाला टॉपिक मनी सप्लाई। तो शुरू करते हैं दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों चालू करते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि है कैसे कंट्रोल किया जाएगा एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को। टॉपिक क्या है, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। आपको याद है मैंने पिछले टॉपिक में यहां एक चीज लिखी थी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन के टाइम पे कम करना है, मनी सप्लाई को डिफ्लेशन के टाइम पे बढ़ाना है। तो ये सारे तरीके मैंने एक चार्ट में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की चीजें लिख दी हैं। आपको बहुत आसानी होगी समझने में। कुछ चीजें मैं आपको बेसिक बताता हूं जिससे आपको थोड़ी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले बैंक रेट क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा क्योंकि डिटेल में आप बैंकिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने बैंकिंग चैप्टर देख लिया है, आपको उसका पूरा नॉलेज है, आपको मीनिंग से कोई भी शिकायत या दिक्कत नहीं है। बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है,
लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट को बढ़ाएगी आरबीआई। बैंक रेट को क्यों बढ़ाएगी? उससे क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लोन भी बढ़ जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ा तो लोन कम जाएगा, और लोन कम जाएगा तो मनी सप्लाई भी कम होगा। क्यों सर, क्यों ऐसा किए? क्योंकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में मनी सप्लाई को हमें कम करना है। अच्छा सर, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन यूज होंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, सभी में कम करेंगे। हां, तो हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बाद में बताऊंगा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए दोस्तों? शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन देती है, तो जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर वो लोन दे रही है, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अब हम आरबीआई इंफ्लेशन के केस में मनी सप्लाई कम करना है तो रेपो रेट बढ़ा देंगे। रेपो रेट बढ़ा देंगे तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के लिए ज्यादा हो जाएगा। जनरल पब्लिक के लिए ज्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ जाएगा मतलब लोन लेना अब डिस्करेज होगा, लोन महंगा हो रहा है। अब जब लोन जब महंगा हो जाएगा तो लोन लोग ज्यादा लेंगे नहीं, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कंट्रोल। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। कमर्शियल बैंक के पास कभी कभी सरप्लस फंड अवेलेबल होता है, और अगर सरप्लस फंड अवेलेबल है तो ऑब्वियस ही बात है कमर्शियल बैंक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस से बिजनेस में घुसी है, और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कोई ऐसे वेन्यूज देखेगी जहां पर अपने वो सरप्लस फंड को पार करके वहां से ज्यादा रेवेन्यू रिटर्न जनरेट करे। प्रॉब्लम ये है, दिक्कत है नहीं हमको उनके प्रॉफिट से, प्रॉब्लम ये है अगर वो ऐसा करते रह गए तो लॉन्ग टर्म में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो जाएगा। और क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, हमें उस सरप्लस फंड को मार्केट में घुसने नहीं देना है, रोक देना है। तो रोकने के लिए आरबीआई क्या बोलती, देखो भैया तुम अपना सरप्लस फंड मुझे दे दो और मुझसे ना बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट तुम ले लो मेरे से, दैट इज डिपॉजिट करने का बहुत अच्छा इंटरेस्ट तुम ले लो। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड पार्क करती है आरबीआई के पास, तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब क्योंकि सरप्लस फंड को पार्क करना है, ज्यादा से ज्यादा फंड वहां जाए, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देंगे, इससे फायदा होगा। तो सरप्लस फंड ज्यादा से ज्यादा पार्क होगा आरबीआई के पास। अगर आरबीआई के पास पार्क होगा तो कमर्शियल बैंक के पास लोन अवेलेबिलिटी कम होगी, लोन कम जाएगा, मनी सप्लाई कम होगा। अब डिस्कस करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान से समझो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी यूज करती है आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। कैसे? अगर मैं कोई शेयर परचेस करता हूं तो ऑब्वियस ही बात है फंड जाता है, शेयर आता है, और अगर मैं शेयर सेल करता हूं तो फंड आएगा, शेयर चले जाएगा। यही कंसेप्ट यूज करती है आरबीआई टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन थ्रू कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट सेल करेगी तो ध्यान से समझना, ये आरबीआई है और ये जनरल पब्लिक है। तो आरबीआई ने सेल किया तो ये सेल करने के बाद ये शेयर्स इनके पास चले गए, और फंड निकल के फंड मार्केट से सोक होके किसके पास चले गया? आरबीआई के पास। तो देखो फंड विल बी सोक्ड, और अगर सोक्ड होगा या सोक हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और मार्केट सप्लाई में मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं सीआरआर और एसएलआर। ध्यान से समझना, ये सीआरआर और एसएलआर मिलके ही एलआरआर बनते हैं, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो। अब ध्यान से समझना ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों का कंसेप्ट सेम है। आरबीआई ने बोला है तुम्हारे पास जो डिपॉजिट आता है उसका कुछ पोर्शन मेरे पास दे दो, और एसएलआर मतलब होता है आरबीआई ने कहा है जो भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ पोर्शन अपने पास रख लो। दोनों ही कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक की लोन की अवेलेबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं।
तो अगर अगर आरबीआई को लग रहा है मनी सप्लाई को कम करना है क्योंकि सिचुएशन एक्सेस डिमांड है, दैट इज इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आरबीआई दोनों के रेट को, सीआरआर को भी और एसएलआर को भी बढ़ा देगी, जिससे उनकी लोन अवेलेबिलिटी कम होगी, लोन कम जाएगा और जिससे मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन सैंक्शनड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय बोरोवर। तो मान के चलो मुझे 10 लाख का लोन लेना है, मैं गया बैंक के पास कि सर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक बोल रही है कि हमें आप हमें 12 लाख की सिक्योरिटी के जितना 12 लाख की वैल्यू की जितना सिक्योरिटी दे दो। इसका मतलब मुझे 10 लाख के लोन के लिए 2 लाख मार्जिन में एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो आरबीआई क्या कर रही है, एक काम करते हैं यार, लोन लोग ना आसानी से ना ले, हर कोई लोन ना ले पाए क्योंकि अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, मनी सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में है, तो एक काम करते हैं ज्यादा लोन ना जाए, इसलिए लोन को कर देते हैं महंगा। लोन को महंगा करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो एक्स्ट्रा है ना उसको बढ़ा देते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, लोग बढ़ा देंगे। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा मतलब असेट ज्यादा वैल्यू की जमा करनी पड़ेगी, जिससे लोन जो लेना है वो कॉस्टली तो होगा ही, साथ में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन लेना क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्करेज। और लोन अगर लेना डिस्करेज होगा तो लोन कम जाएगा और मनी सप्लाई भी क्या होगा, कंट्रोल होगा। इसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ध्यान से समझना, डेफिसिट डिमांड की केस में हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है, हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई हो नहीं पा रहा है। तो एक काम करते हैं, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए था कम कर देंगे, जिससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लोन कम हो जाएगा और लोन ज्यादा जाएगा, जो इंक्रीज कर देगा मनी सप्लाई को। रेपो रेट जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए था उसे कम कर देंगे, जिससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लोन कम होगा, लोन ज्यादा जा पाएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। रिवर्स रेपो रेट, इस टाइम पर आरबीआई सरप्लस फंड को चाहेगी कि वो हमारे पास न रख के मार्केट में इन्वेस्ट करे, मार्केट में सर्कुलेट करे, ताकि वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई पब्लिक के पास ज्यादा है। तो रिवर्स रेपो रेट कम कर देगी, हमारे पास मत भेजो भैया सरप्लस फंड, उनके पास किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा। अब पब्लिक के पास जाएगा या कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, तो इसका मतलब लोन अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोन अवेलेबिलिटी बढ़ी मतलब लोन ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। अब ध्यान से समझो, इस टाइम पीरियड में हमें फंड रिलीज करना है, हमने उस समय फंड सोक किया था, हमें फंड रिलीज करना है, तो हम परचेज करेंगे तो फंड रिलीज हो जाएगा, रिलीज होगा मतलब लोन ज्यादा जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सीआरआर और एसएलआर। हम क्या करने वाले हैं, सीआरआर को हम लोग कम कर देंगे, एसएलआर को हम लोग कम कर देंगे, जिससे कमर्शियल बैंक की दोनों ही केसेस में लोन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर लोन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो दोनों ही केसेस में लोन ज्यादा जाएगा, विच विल अगेन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। और लास्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट के केस में हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है कि हम आपको बहुत अच्छी स्कीम्स पर, बहुत कम कोलेटरल वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर हम आपको क्या करने वाले हैं, लोन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किया जाएगा। अब 10 लाख के लोन के लिए सिर्फ 11 लाख देना पड़ रहा है, तो मार्जिन की कितनी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 1 लाख। ऐसे में कम असेट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, यहां पर ज्यादा लग रही थी, यहां पर कम लगेगी, जिससे क्या होगा, ध्यान से समझना, लोन जो है ना, लोन थोड़ा सा चीप होगा या महंगा कम होगा, लोग इंकरेज होंगे कि फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन लेते हैं, लोन ज्यादा जाएगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा। एक टॉपिक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आता है मॉरल सुएशन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मॉरल सुएशन में होता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई सिर्फ सजेस्ट करेगी, हो सकता है सेमिनार के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू उनको परसुएड करेगी कि प्लीज आप इस तरीके के लोन इन लोगों को ना दे। डिफ्लेशन के केस में वो ये परसुएड करेगी कि प्लीज लोन दे, ये मॉरल सुएशन है, समझाना। अगर इससे नहीं होता तो फिर वो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट लेके आएगी।
रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, कोटा सिस्टम लेके आ जाना। तो अगर इन्फ्लेशन है तो कोटा सिस्टम लगाएगी कि आप अगर साल भर में 100 करोड़ लोन देते हो तो 20 करोड़ से ज्यादा एजुकेशन सेक्टर को नहीं जाएगा। इसे बोलते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। और अगर डिफ्लेशन होगा तो ये जो कोटा सिस्टम है ना, इसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। जितना देना है दो, एजुकेशन को 200 करोड़ देना है दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। लास्ट है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब होता है कि लिमिट फिक्स कर देना कुछ एरियाज के लिए। जैसे कोई पर्सनल अगर लोन प्रोवाइड करना है तो आप अपने टोटल लोन का पर्सनल लोन ज्यादा परसेंटेज दे सकते हो। यहां पर खत्म होता है दोस्तों अपना चैप्टर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, और अब खत्म होता है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन। आई होप आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन पसंद आया होगा, वन शॉट वाला, और आप मेहनत कर रहे होंगे और आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे जाएंगे। आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वायरी हो, प्लीज एनएससीसी इंस्टाग्राम को फॉलो करें और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज।